आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। यज्ञ प्रत्यंत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच में प्रमुख विषय लेकर के उपस्थित हूँ। आज का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति को वास्तव में या सबसे ज़्यादा दूषित किसने किया है, किसने हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया है, कैसे हमारी संस्कृति जो दुनिया में पूजी जाती थी वो आज हंसी का पात्र बन करके रह गई है। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा हम देखते हैं प्रायः कि जहाँ हमारी संस्कृति की मिसाल दी जाती थी, जहाँ हमारे चरित्र की मिसाल दी जाती थी कि यदि संस्कृति देखनी है, यदि चरित्र देखना है तो भारतवर्ष का देखो, और भारतवर्ष से भी ज़्यादा आर्यावर्त। जब तक हमारे देश का आर्यावर्त नाम था तब तक इस देश का गौरव, इस देश का यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। लेकिन आज हमारी संस्कृति पर कुठाराघात इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को कहना पड़ा था कि गुण विहीन तो हो गए, गुण रहित तो तुम हो गए ए आर्यों, कम से कम नाम रहित तो मत हो। यानी गुण तो तुम्हारे अंदर वो आर्यों वाले अब रहे नहीं हैं, लेकिन कम से कम नाम तो अपना पुराना रखो। लेकिन आज की विडंबना ये है कि हम अपना पुराना नाम तक भूल गए हैं। तो हमारी संस्कृति क्या है, इस विषय में सोचना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आज जिसे देखो एक ट्रेंड सा चल रहा है, कोई भी आकर के फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि, यूट्यूब इत्यादि पर आकर के हमारे इतिहासों को काल्पनिक कह करके चला जाता है। कल या परसों की बात है, मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि रामायण, महाभारत ये सब काल्पनिक हैं। अब ऐसी पोस्ट करने वालों की मानसिकता कितनी खराब रही होगी, किस प्रकार से वो भारतीय संस्कृति के दुश्मन हो सकते हैं, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और ऐसे एक नहीं है, भारतीय संस्कृति को दूषित करने वाला ऐसा एक व्यक्ति नहीं है। ये पूरी प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है और हम अच्छी प्रकार से खुश होकर के हंसते खेलते हुए इस षड्यंत्र का शिकार होते जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि हम कैसे अपनी संस्कृति को दूषित करते जा रहे हैं, कैसे हमारी संस्कृति का विनाश होता जा रहा है, और हम खुशी खुशी उन बातों को पढ़ करके, उन बातों को देख करके प्रसन्न होते हैं। जहां हमारे देश की संस्कृति थी कि जब कभी हम भोजन करने के लिए जाते थे, या जब हमारा भोजन हमारे पास आता था, या भोजन ग्रहण करने के लिए जब हम बैठते थे तो चारों तरफ नजर दौड़ाते थे, चारों तरफ देखते थे कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो भोजन की स्थिति में हो। भोजन के समय हम वो देखा करते थे कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो भोजन की आस में है और उसे भोजन नहीं मिला हो तो वो भी मेरे साथ भोजन कर ले। ये हमारी संस्कृति रही है। हम हमेशा से दूसरों को खिला करके फिर खाना हमने सीखा है, और ये हमारी संस्कृति ने सिखाया है। और संस्कृति ने नहीं, ये हमारी व्याकरण भी सिखाती है। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में 3 वचन होते, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इंग्लिश में भी 3 होते हैं। इन तीनों में अंतर कितना है ये देख लीजिए। आपने संस्कृत में पढ़ा होगा प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? वह, यानी हमारी संस्कृति वहां से शुरू होती है, पहले वह, उसके बाद मध्यम पुरुष तुम, और जब लास्ट में आकर के उत्तम पुरुष यानी मैं। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन आई, यानी पहले मैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन वी, वे, यानी वह। इंग्लिश बिल्कुल हमें उल्टा सिखाती है, लेकिन फिर भी आज हम इस इंग्लिश की दौड़ में भागते हुए जा रहे हैं, इसकी तरफ दौड़ते जा रहे हैं, और इन्होंने हमारी संस्कृति को कितना दूषित कर दिया है इसका एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूं, वो आपके बीच में देता हूं।
जब मैं बता रहा था कि जब हम भोजन की स्थिति में होते हैं, भोजन करने की आस या भोजन करने के लिए हम जब तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं, उस समय हम चारों दिशाओं में देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो हमारे साथ में भोजन ग्रहण कर सकता है। अच्छा, ऐसा आपने भी देखा होगा, और जो वयोवृद्ध है उन्होंने किया भी होगा, खूब बहुत सारे लोगों को भोजन कराया होगा। और मेरा जन्म क्योंकि गांव में हुआ है, गांव की संस्कृति आज कुछ हद तक भारतीय संस्कृति के साथ मेल रखती है। वहां आज भी ऐसा है कि यदि भोजन की स्थिति है तो सामने चारों तरफ हम देख लेते हैं कि कोई भोजन वाला है तो उसे भोजन कराने के लिए पूछते हैं। पूछना तक अभी तक गांव में स्थित है, यानी इतना तो है, इतनी संस्कृति अभी हमारी विद्यमान है कि हम उससे भोजन की पूछ सकते हैं। लेकिन शहर में याद रखना, हम ये पूछ भी नहीं सकते। अच्छा, पूछ सकते हो तो मैं आपको प्रमाण देता हूं। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में सफर करते समय यदि आपको भूख लग रही है, आप भोजन ग्रहण करना चाहते हैं, सामने वाली सीट पर कई दिन से जो आपके साथ सफर कर रहा है, आपको पता है कि इसने भोजन नहीं किया है, लेकिन चाहकर भी आप उससे पूछ नहीं सकते कि भाई साहब भोजन कर लो। और यदि आपने पूछ लिया तो वहीं डिब्बे पर लिखा होता है, जिस कंपार्टमेंट में आप बैठे हो उसी में लिखा होता है, किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ना लें। हो सकता है इसमें जहर हो, बेहोश करने की दवा हो, और उसे खाने के बाद आपका सामान लेकर के वो फरार हो जाए। जब इस पंक्ति को पढ़ते हैं तो क्या आप सामने वाले व्यक्ति से भोजन के लिए पूछ सकते हैं? बिल्कुल नहीं पूछ सकते। और पूछेंगे फिर भी वो सामने वाला व्यक्ति आप पर शक करने लग जाएगा। यानी कहाँ तो मेरे देश की संस्कृति ये हुआ करती थी कि जब भी मेरे घर पर कोई अतिथि आता था, यदि उसने पानी मांग लिया तो हम बड़ा अपमानित होते थे कि यदि पानी ही पीना है तो कहीं पर भी जाकर के पी ले, मेरे यहाँ आया है तो ले दूध पी। दूध और मट्ठे की संस्कृति मेरी रही है, मेरे देश की रही है, जहां हम दूध और मट्ठे से स्वागत किया करते थे। पानी तो सब जगहों पर उपलब्ध है, बहुत सारी जगहों पर पी सकता है। ऐसी संस्कृति वाले देश में आज यदि ट्रेनों पर, बस स्टैंडों पर यह वाक्य लिखा होता है, यह सबसे बड़ा कलंक है हमारी संस्कृति पर। और इस कलंक का सबसे बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो पाश्चात्य संस्कृति को जाता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने यह बीज बोया है। 1700 के आसपास जब विदेशी हमारे देश में आते थे, इतिहास लिखते हैं, इतिहास की बात बता रहा हूं, जिन विदेशियों ने इस संस्कृति का प्रचार किया है और हमारी संस्कृति पर कुठाराघात किया है, उनकी ही कलम से मैं आपको बताना चाहता हूं। वो लिखते हैं कि मैंने पूरे देश में भ्रमण किया। बहुत सारे यात्रियों ने लिखा है, सारे देश में भ्रमण किया, सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया, लेकिन किसी भी घर में मैंने ताला और चाबी नहीं देखी। ताला और चाबी भी याद रखना अंग्रेजों के बाद आया है हमारे देश में। उससे पहले हमारे यहाँ ताला और चाबी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि किसी के मन में हम इस प्रकार की सोच रखते थे, पर द्रव्येषु लोष्टवत मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, यानी दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के ढेले के समान समझते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माता के समान समझते थे, दूसरे पर स्त्री को हम अपनी माँ के समान समझते थे। इस संस्कृति का अपहरण करने वाले देश में यदि ये पंक्ति लिखी जाती है कि दूसरी किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने का पदार्थ ना लें, हो सकता है उसमें जहर हो, तो मैं समझता हूं ये भारतीय संस्कृति पर सबसे बड़ा कलंक है और इस तरफ हमें कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये वाक्य खत्म करने से ही समस्या समाधान नहीं होगी। ये वाक्य लिखा क्यों जाता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज मेरे देश में धोखाधड़ी, जिस प्रकार का अत्याचार, जिस प्रकार का व्यभिचार बढ़ता जा रहा है, उसका श्रेय किसको जाता है? अरे एक समय हुआ करता था जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और ऐसे बहुत सारे राजाओं ने भुजा उठा करके घोषणा की थी कि मेरे देश में कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति नहीं है, मेरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चोरी करता हो, मेरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो व्यभिचारी हो, और व्यभिचारिणी स्त्री की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ऐसी घोषणा मेरे देश में करने वाले राजा हुए हैं। आज राजाओं की बात छोड़ दीजिए, परिवार का मुखिया खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि मेरे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन विडंबना है, हम इस तरफ कार्य नहीं कर रहे हैं। हम तो बस पाश्चात्य संस्कृति की अंधी
दौड़ में और उसी तरह भागते जा रहे भागते जा रहे। पता नहीं कैसा भूत हमारे देश को लग गया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे भारतवर्षीय जितने भी लोग हैं उन सबको सद्बुद्धि सद प्रेरणा दे, जिससे कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। ऐसी मैं आप सब लोगों से और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप अपनी संस्कृति का वहन कर सकें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।